हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। एंड फिर से दोस्तों अपन जो इरिगेशन इंजीनियरिंग की टेक्निकल सीरीज़ थी अपनी टेक्निकल सब्जेक्ट की, उसका लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, जिसमें अपन सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये अपने RSS में जेई के लिए, UPSC SSC गेट के लिए वैलिड है। एंड दोस्तों अपन अभी लेक्चर नंबर 6 अभी कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे कैनाल का चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें लेसी कैनेडी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवर without any time wasting start. In this lecture we will cover the gravitational, capillary and hygroscopic water फील्ड कैपेसिटी एंड इट्स डेरिवेशन। जो भी उसमें डेप्थ आता है वाटर का, कि इस रूट जोन के अंदर कितना वाटर स्टोर होगा, उनकी उसका जो डेरिवेशन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एंड फील्ड कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस है उनको डिस्कस करेंगे। एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो दोस्तों जैसे ही अपन इरिगेशन के टाइम पे या फिर रेनफॉल के दौरान अपन जो स्टडी करेंगे आज, वो करेंगे कि सॉइल मॉइस्चर और प्लांट का क्या रिलेशनशिप है, कैसे कैसे मॉइस्चर सॉइल के अंदर इकट्ठा होता है एंड कहाँ पे स्टोर होता है, और किस किस टाइप का वाटर होता है जो अपने फील्ड में क्रॉप के लिए अवेलेबल होता है। एंड कौन सा वाटर है जो क्रॉप के लिए यील्ड बढ़ाता है, कौन सा किस पॉइंट के बाद में क्रॉप का यील्ड घट जाता है, कौन सा वाटर जो क्रॉप के लिए अवेलेबल होता है सॉइल के अंदर, यानी कि किस टाइप का मॉइस्चर अवेलेबल होता है, किस टाइप का मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज डिस्कस करते हैं अपन सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप इन द सॉइल मॉइस्चर फॉलोइंग टाइप ऑफ द वाटर रिमेन इन द सॉइल। जैसे कि अपन इरिगेशन करते हैं दोस्तों, इरिगेशन के टाइम पे क्या होता है, कुछ जैसे कि इरिगेशन या रेनफॉल के दौरान कुछ वाटर तो अर्थ के अंदर परकोलेट हो जाता है, अपनी सॉइल के अंदर परकोलेट हो जाता है, और कुछ वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद में जो सॉइल के अंदर जाता है, जो सॉइल मॉइस्चर होता है, वो किस किस टाइप का मॉइस्चर अवेलेबल होता है, वो है ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो दोस्तों ग्रेविटेशनल वाटर सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में। तो दोस्तों ग्रेविटेशनल वाटर की जो अपन जो डिस्कस करते हैं, यहाँ पे अपन ने देखा कि 3 टाइप का अपन वाटर है जो क्रॉप के लिए सॉइल के मॉइस्चर के अवेलेबल रहेगा। एंड पहला है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द इरिगेशन और रेनफॉल दिस वाटर ड्रेन आउट फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी एंड नॉट हेल्ड बाई द सॉइल। जैसे कि मेरा ये सॉइल स्टेट है, फर्स्ट लेयर है, उसमें रेनफॉल हुआ अपना। रेनफॉल होने के बाद में क्या हुआ, ये अंडर द ग्रेविटी परकोलेट करेगा और ये सॉइल के द्वारा हेल्ड नहीं किया जाएगा, और वाटर टेबल नीचे जो वाटर टेबल रहेगी, अपना वाटर टेबल रहेगा, उसमें जाके क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ वाटर नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट यूज़। तो ये वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, और ये ग्रेविटेशनल वाटर होता है जो अपनी क्रॉप के यील्ड के लिए या क्रॉप के सर्वाइव करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, प्लांट के यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ऑब्लिक कोहेजन वाटर। तो दोस्तों ये कैपिलरी जो दिस टाइप का वाटर है वो सॉइल के द्वारा हेल्ड किया जाता है, एंड ये अपनी जो प्लांट है, प्लांट के लिए फुल अवेलेबल होता है। तो दोस्तों जो कैपिलरी वाटर है, दिस टाइप ऑफ द वाटर हेल्ड बाय द सॉइल एंड दिस टाइप ऑफ द वाटर इज हेल्ड इन द सॉइल बाय द सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन जो फोर्स है अपना टेंशन नेचर का, उसमें सॉइल के द्वारा ये पकड़ा रहता है इस टाइप का वाटर, मतलब कि उसको हेल्ड किया है। एंड जनरली अवेलेबल टू द प्लांट बट इन द क्ले, बट नॉट इन क्ले टाइप, नॉट, यहाँ पे नॉट लिखना था, नॉट इन क्ले टाइप सॉइल। तो जनरली ये प्लांट के लिए अवेलेबल होता है दोस्तों। तो जो सरफेस टेंशन का जो भी अपना क्रॉप का यील्ड है, या क्रॉप का जो भी अपनी क्रॉप है फील्ड में, उसके लिए जो वाटर अवेलेबल होता है वो कैपिलरी वाटर होता है या कोहेजन वाटर होता है, जिसके थ्रू प्लांट है जो वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपना सर्वाइव करते हैं। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मेरा एक सॉइल का ये एक ढेला है, उसके द्वारा बाहर मॉइस्चर के द्वारा या आसपास की जो भी ह्यूमिडिटी है उसके द्वारा क्या होता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट या मॉइस्चर होता है वो अट्रैक्ट कर लिया जाता है। यानी कि
दिस टाइप ऑफ द वाटर अटैच टू द सॉइल मॉलिक्यूल बाय द लूज बॉन्ड। तो दोस्तों ये सॉइल अपना जो सॉइल मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ एक हाइग्रोस्कोपिक लेयर के रूप में एक बॉन्ड बना के रखता है, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसके लिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर का क्वांटिटी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि सैंड है, सैंड के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है तो वो 3% के लिए ले जाता है, लगभग 3% होता है। सिल्ट के लिए 7% एंड क्ले के लिए 17% होता है। दिस टाइप ऑफ द वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कैपिलरी एक्शन। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है जो मतलब कि अपने प्लांट के सर्वाइव करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। तो जो भी अपना कह सकते हैं कि प्लांट के सर्वाइव करने के लिए, उसको बिल्टिंग से रोकने के लिए, बिल्टिंग फ्लोर तक वाटर पहुंचने के लिए जिस टाइप का वाटर अवेलेबल होता है सॉइल उसके लिए क्रॉप के लिए, वो सॉइल में वो होता है कैपिलरी वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है और ग्रेविटेशनल वाटर होता है। दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ, एंड कैपिलरी वाटर इज़ मोर यूजफुल देन द कैपिलरी वाटर एक्सट्रैक्ट बाय द प्लांट बाय द सरफेस टेंशन। तो आगे अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों कि जो कैपिलरी वाटर है वो उसको जो प्लांट है वो सरफेस टेंशन के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉइल के थ्रू, एंड अपना जो भी फोटोसिंथेसिस है या सर्वाइव करने के लिए जो भी है उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सॉइल टेंशन। सॉइल टेंशन क्या है दोस्तों? इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्डिंग द मॉइस्चर इन द सॉइल। तो अपन ने बताया ना कि जो भी सॉइल है जो टेंशन नेचर के फोर्स के कारण अपना जो वाटर है उसको, कैपिलरी वाटर है उसको होल्ड करके रखती है, और होल्ड करने के बाद में यानी कि सॉइल टेंशन की डेफिनेशन पढ़े तो ये वो फोर्स है जिससे कि फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग द मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल के अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए जिस टाइप का फोर्स है, जिस टाइप का प्रेशर है या फोर्स पर यूनिट एरिया जो भी है रिक्वायर्ड है, वो क्या है? सॉइल टेंशन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये एक डायग्राम है जिसमें इन्होंने शो किया है कि जैसे कि दोस्तों ये मेरा प्लांट्स है, ये मेरा प्लांट है, इसके प्लांट का ये यहाँ तक अपना क्या गया है? रूट गया है। तो इस जोन को क्या बोला गया है यहाँ पे? रूट जोन। अपन एक जनरल देखते हैं कि सॉइल के अंदर और प्लांट के बीच में जो मॉइस्चर का रिलेशनशिप है या ट्रांजेक्शन है वो किस किस टाइप से होता है और कौन कौन से जोन होता है, कहाँ कहाँ पे उनका जोन का लेयर होता है। तो दोस्तों ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे ही यहाँ पे मेरा क्या है? ग्राउंड वाटर टेबल है, तो ग्रेविटेशनल वाटर जैसे ही आता है और नीचे आकर के अपने ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। तो और ये इम्परवियस स्ट्रेटा है, जो भी है उसमें वाटर अपना कलेक्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल वाटर, और जो अपना सॉइल मॉइस्चर है जो अपनी क्रॉप के लिए अवेलेबल है इसमें इस जोन में ग्रेविटेशनल वाटर स्टे नहीं करता है और डायरेक्टली आके कहाँ मिल जाता है? ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। अब सॉइल मॉइस्चर के अंदर भी दोस्तों जोन बने हुए हैं, जैसे कि ये जो रूट आया है अपना प्लांट का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस जोन को उसने रूट जोन या सॉइल जोन के नाम से जाना है। उसके बाद में इंटरमीडिएट जोन और कैपिलरी जोन। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना जो सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल होता है वो रूट जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड कैपिलरी जोन, इन जोन में डिवाइड किया गया है उसको। एंड उसके बाद में नीचे ग्राउंड वाटर जोन है जिसमें कि अपना ग्रेविटेशनल वाटर आके रुक जाता है, और सॉइल मॉइस्चर में कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल होता है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो अपना क्रॉप के लिए सर्वाइव करने के लिए नॉट अवेलेबल होता है, बट द जो कैपिलरी वाटर होता है वो अपने सॉइल के ग्रोथ के लिए अवेलेबल होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो दोस्तों फील्ड कैपेसिटी क्या है इसका अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड कैपेसिटी क्या है दोस्तों कि अपन जब भी इरीगेशन करते हैं तो कुछ वाटर तो उसमें अपना ग्रेविटेशनल वाटर के थ्रू वाटर टेबल में मिक्स हो जाता है, कुछ वाटर ड्रेन आउट हो जाता है, एंड कुछ वाटर होता है जो अपनी सॉइल मॉइस्चर में अवेलेबल होता है जो क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर इरीगेशन या रेन ऑल ग्रेविटी वाटर ड्रेन्ड टू वाटर टेबल, बट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द वाटर इज रिटेन्ड एंड दिस वाटर कैन नॉट ड्रेन आउट अंडर द ग्रेविटी कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी। तो दोस्तों फील्ड कैपेसिटी क्या है कि वाटर की वो क्वांटिटी जो ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी फ्लो नहीं हो सके और अपने सॉइल में मॉइस्चर के रूप में कलेक्ट हो जाए और उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर जाए, मतलब कि जो अंडर द ग्रेविटी फ्लो नहीं हो पाए और अपने सॉइल मॉइस्चर में अवेलेबल होता है, उसको अपन फील्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अपन ने बताया
अभी डिस्कस किया था कि फील्ड कैपेसिटी जनरली क्या है कि अपने सॉइल के लिए अपने क्रॉप के लिए जो भी वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर जो अवेलेबल होता है, वो अपना फील्ड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि टू टाइप्स ऑफ द वाटर अपन भी इंक्लूडेड, टू फॉर्म्स होते हैं, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है उसको तो दोस्तों अपने सॉइल मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ा था कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर को अपने एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और जो कैपिलरी वाटर होता है वही अपने क्रॉप्स के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद में ये डायग्राम है दोस्तों, जिसमें दिखाया गया है कि अपना जो वाटर है ये टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है अवेलेबल वाटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपना अवेलेबल वाटर होता है, और इसके नीचे नॉट अवेलेबल वाटर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। तो दोस्तों अपना जो ये होता है PWP, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है दोस्तों जिसके बाद में क्या होता है कि प्लांट है वो ड्राई होने लग जाता है, विल्ट होने लग जाता है। ये उसका परमानेंट पॉइंट होता है कि इस पॉइंट से नीचे वाटर का लेवल है, वो मॉइस्चर का कंटेंट है वो नहीं गिरना चाहिए। और ये अवेलेबल वाटर का मतलब पीक पॉइंट होता है, जिसके वाटर में क्या होता है कि अगर इससे मॉइस्चर कम हो गया तो अपना जो प्लांट्स है या क्रॉप है वो क्या करने लग जाएगी, सूखने लग जाएगी, ड्राई होने लग जाएगी। तो दोस्तों जो अवेलेबल वाटर होता है उसमें भी टू टाइप का वाटर होता है, यानी कि रेडियली अवेलेबल वाटर और नॉन रेडियली अवेलेबल वाटर। तो दोस्तों जो रेडियली अवेलेबल वाटर होता है वो 75 to 80% होता है। 75 to 80% जो वाटर होता है वो रेडियली अवेलेबल वाटर होता है। और रेडियली अवेलेबल वाटर होता है दोस्तों, यहाँ से ही अपन का फ्रीक्वेंसी रिटर्न करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो भी वाटर में सप्लाई करते हैं अपन पानी का, वो इसी जगह से सप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने ये फील्ड कैपेसिटी जितना रिक्वायर्ड है वो अपनी फसल के लिए मैंने सप्लाई किया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आया। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे देख लेते हैं कि अपन को फिर से क्या है, फील्ड से रिटर्न, मतलब कि फिर से अपन पानी सप्लाई करते हैं खेतों में, तो ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिस पे कि अपन को मैक्सिमम यील्ड मिलता है। उससे अपन को कम करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट, तो यील्ड भी कम होती जाएगी, जो अपन ने पहले के लेक्चर में देखा था। इस टाइप से एक आया था और यील्ड का यहाँ पे ग्राफ बनाया था, जिसमें ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। अगर इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से भी मैं नीचे रखता हूँ तो मेरा यील्ड क्या होता है, गिरने लग जाता है। अगर इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से भी वाटर अगर मैं ज़्यादा देता हूँ तो भी यील्ड मेरे क्या करना था, गिरने लग जाता है। तो दोस्तों जो अवेलेबल वाटर होता है इसमें रेडियली अवेलेबल वाटर और नॉन रेडियली अवेलेबल वाटर होता है। ये फील्ड कैपेसिटी जो वाटर होता है वो ग्रेविटेशनल के थ्रू अपना मतलब कि ग्रेविटी के अंडर फ्लो नहीं करता है और सॉइल में मॉइस्चर के रूप में अवेलेबल होता है। एंड ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है, और नॉन अवेलेबल वाटर या हाई ग्रोसिव वाटर को इसमें रखा गया है। तो दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। फील्ड कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द, फील्ड कैपेसिटी को अपन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर कंटेंड इन द सॉइल टू द वेट ऑफ द ड्राई सॉइल रिटेन इन द वाटर। मतलब कि अपना वेट ऑफ द वाटर कंटेंट कितना है सॉइल के अंदर, यानी कि वेट ऑफ वाटर इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द, मतलब कि मैंने सेम वॉल्यूम ले लिया, ये सेम वॉल्यूम ले लिया दोनों का, और सेम वॉल्यूम लेकर के दोनों में क्या किया, रेशो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर कंटेंट इन द सॉइल टू द, मतलब कि इसमें क्या किया, वेट ऑफ वाटर इस सेम वॉल्यूम में वेट ऑफ द वाटर, इसमें सॉइल सैंपल लिया और इसमें मैंने देख लिया कि कितना वेट ऑफ वाटर आया, और वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल, इसी सॉइल को मैंने क्या किया, ड्राई कर लिया, और सेम वॉल्यूम में कितना वेट आ रहा है सॉइल का, उन दोनों का मैंने रेशो लिया। तो दोनों का जो रेशो रिप्रेजेंट करता है वो फील्ड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वेट ऑफ वाटर इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल, अपना किसको रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों अगर फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो फील्ड कैपेसिटी गामा डब्लू, यानी कि अपन को वेट ऑफ वाटर निकालना है तो गामा डब्लू मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डी डब्लू, यानी कि कितनी डेप्थ तक वाटर है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों कि इसका एरिया ए है और ये डी डब्लू है, एंड गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, तो ये इसका टोटल वॉल्यूम आ गया, और गामा डब्लू से मल्टीप्लाई किया तो इसका वेट निकल के आ गया। टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट से मल्टीप्लाई किया तो उसका टोटल वेट निकल के आया। उसके बाद में मैंने इसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में सेम एरिया सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, तो ए मल्टीप्लाई बाई उसकी कुछ डी थी डेप्थ, तो डी मल्टीप्लाई बाई द गामा, ए मल्टीप्लाई बाई डी, तो इससे निकल के गामा डब्लू अपन गामा मल्टीप्लाई बाई डी डब्लू अपन डी। यहाँ पे गामा डब्लू यूनिट वेट ऑफ द वाटर है, एंड गामा है वो यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल है, एंड डी डब्लू डेप्थ ऑफ वाटर, एंड डी अपना सॉइल डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों
इस तरह से ये फील्ड कैपेसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को याद रखना है। तो एक फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है FC बराबर गामा डब्ल्यू अपॉन गामा मल्टीप्लाई बाय DW अपॉन डी से निकल के आता है, जिसके अंदर DW डेप्थ ऑफ द वाटर, D डेप्थ ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो रूट के अंदर जो प्लांट है या फिर डेप्थ ऑफ द सॉइल जिसके अंदर अपना प्लांट क्या करेगा, वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, उस सॉइल तक अपन ने लिया। और DW क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड गामा है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ द वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों अगर मैं डेप्थ ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अप टू द फील्ड कैपेसिटी, अगर मेरा फील्ड कैपेसिटी तक कितना वाटर स्टोर्ड है रूट जोन के अंदर, उसको मैं अगर निकाल रहा हूँ अप टू फील्ड कैपेसिटी, तो उसको अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसको ये फॉर्मूला है जो अपन ने निकाला था अभी, फील्ड कैपेसिटी इक्वल टू DW अपॉन D मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू अपॉन गामा। तो उससे इंटरपोलेट करके, उससे कैलकुलेट करके DW इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय FC अपॉन गामा डब्ल्यू निकल के आता है। और जिसमें कि अपन ने अभी देखा था कि यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर है, D है जो डेप्थ ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट है। तो इनको अभी अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद आता है दोस्तों परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ दैट वाटर कंटेंट एट विच द प्लांट कैन नॉट लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर इट्स ग्रोथ एंड बिल्टअप। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है, अभी अपन ने देखा था कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या पॉइंट है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद में क्या है कि प्लांट्स होते हैं वो अब ज़्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और ग्राउंड वाटर होता है वो काफ़ी लोअर डेप्थ पे होता है, तो उससे पानी अपन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और प्लांट अपना क्या करने लग जाता है, विल्ट करने लग जाता है, बिल्टअप्स हो जाता है, ड्राई होने लग जाता है और वो सूख जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ द वाटर कंटेंट एट विच द प्लांट कैन नॉट लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर इट्स ग्रोथ एंड बिल्टअप। तो ये क्या कहलाता है अपना परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी क्या है, द वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल टू इट्स फिल्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड द सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। तो मतलब सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी क्या है कि वो वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है अपन को कि सॉइल मॉइस्चर के अंदर कोई भी कंटेंट का वो जो वाटर है उसको अपन फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए, फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसको सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट। तो इक्विवेलेंट मॉइस्चर में क्या होता है कि दोस्तों वाटर रिटेन्ड बाई ए सॉइल आफ्टर बीइंग सेंट्रीफ्यूज्ड फॉर 30 मिनट बाई ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम दैट ऑफ द ग्रेविटी। अब दोस्तों इक्विवेलेंट मॉइस्चर के अंदर क्या है, जैसे कि अपना वही सॉइल थी, सॉइल के अंदर क्या किया कि आप ये पानी जो भी आ रहा है वो अंडर द ग्रेविटी फ्लो हो रहा है, और अंडर द ग्रेविटी फ्लो होकर के क्या करता है ये ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिक्स कर जाता है। उसके बावजूद भी अपना सॉइल के अंदर कुछ वाटर कंटेंट, कुछ मॉइस्चर कंटेंट रिमेनिंग रह जाता है, जिसको अपन फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर टू पार्ट्स में, अब टू उसके जो पार्ट्स है उसमें अपन ने रखा है, उसके टू फॉर्म्स रखे हैं उसके, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर। तो उसी प्रकार से अंडर द ग्रेविटी फ्लो होने के बावजूद ही कुछ मॉइस्चर बन जाता है। उसके बाद में अपन ने उसी के सेम कॉन्सेप्ट पे इक्विवेलेंट मॉइस्चर है। इक्विवेलेंट मॉइस्चर क्या है कि अपन ने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, किसी भी सैंपल को लेके उसके क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके सेंट्रीफ्यूगल रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद में उसको 30 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज किया, और वाई ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि मैंने ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा था उसके भी 1000 टाइम्स लगा करके, और उसके बाद में जो मॉइस्चर कंटेंट बच जाता है उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल कहते हैं। उसके बाद अपन दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वाटर। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वाटर में क्या हुआ कि अपना एक तो होता है फील्ड कैपेसिटी और एक होता है अपना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसपे कि अपन को यील्ड मैक्सिमम मिलता है, और उसके बाद में अपन को खेतों में क्या होता है पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अपन जो पानी की जो क्वांटिटी है, पानी की जो डिमांड है रिक्वायर्ड है सॉइल के लिए, उसको अपन बिल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचने दे और उससे पहले ही अपन पानी दे, तो वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। यानी कि जैसे एज पर रिक्वायरमेंट अपन वाटर देंगे तो अपना यील्ड क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे ही है दोस्तों, ये मेरा फील्ड कैपेसिटी है। फील्ड कैपेसिटी से जैसे कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, जैसे कि मैंने क्या किया, वाटर का सप्लाई किया और मेरा वाटर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक होगा। जैसे ही मैंने फिर से वाटर सप्लाई किया, फिर से फील्ड कैपेसिटी तक उसका मैक्सिमम जितना रिक्वायरमेंट था उस तक पहुंचा। उसके बाद में उसमें धीरे धीरे क्या होता है, मॉइस्चर का डिप्लेशन कम होने लग जाता है सॉइल के अंदर।
तो सॉइल के अंदर जैसे मॉइस्चर कंटेंट डिप्लेशन होगा और वो मेरा जैसे ही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आएगा फिर मैं उसको पानी की सप्लाई कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरीगेशन वाटर। मतलब कि जैसे कि अपने इरीगेशन, जैसे अपने सॉइल को वाटर का रिक्वायरमेंट है क्रॉप की सर्वाइव करवाने के लिए, क्रॉप का मैक्सिमम आउटपुट दिलाने के लिए, तो वो अपन उसको पानी टाइम टू टाइम सप्लाई करते रहते हैं और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक जैसे ही पानी का रिक्वायरमेंट होता है तो अपन फिर से पानी सप्लाई कर देते हैं। और जो पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरीगेशन वाटर कहलाता है। फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी और इरीगेशन वाटर का इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपन को इस पानी तक बिल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना है। बिल्टिंग पॉइंट तक जैसे ही पहुंचेगा तो अपने क्या करेगा, क्रॉप है उसके टिश्यूज़ डैमेज होने लग जाएंगे। डैमेज होंगे तो उसके बाद में उसको ग्रोथ करने में, फिर से टिश्यू बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद में अपना यील्ड है, जो आउटपुट है वो क्या होगा, कम मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे मैंने मॉइस्चर ऑफ द सॉइल एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। जैसे कि मैंने पहले किया, जितना रिक्वायरमेंट था उतना दिया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पानी का रिडक्शन हुआ। उसके बाद में जैसे रिक्वायरमेंट हुआ फिर से पानी सप्लाई किया, फिर से इसका क्या है कि जो मॉइस्चर है वाटर का है वो उसका डिप्लेशन होगा तो एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचेगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद में फिर से पानी सप्लाई करूंगा। तो मतलब अपन को मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फील्ड में जितना भी पानी का रिक्वायरमेंट है उसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के अराउंड बना के रखना है। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट है वो उसका जैसे ही देते हैं तो इवोपोरेशन ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉसेज होता जाता है, और उसको स्पर्कुलेशन डीपर्कुलेशन भी हो जाता है अगर ज़्यादा वाटर सप्लाई करते हैं, जो ग्राउंड वाटर के अंदर जाके मिल जाता है, जो अपनी सॉइल के लिए क्रॉप के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करते हैं। और किसी भी क्रॉप के लिए बिल्टिंग पॉइंट तक अपन पानी को नहीं पहुंचने देते कि उसके बिल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने तक ही अपन उसमें पानी सप्लाई करेंगे। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, दैट मॉइस्चर कंटेंट वेयर वी गेट द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द क्रॉप। उसके बाद आता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरीगेशन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है दोस्तों, तो इसको अपन को याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरीगेशन वाटर क्या होता है, DW' डिवाइडेड बाई CU तो अपन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कंजम्पटिव यूज ऑफ द वाटर होता है। और DW' क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट टू फील्ड कैपेसिटी। जो अपना फील्ड कैपेसिटी है दोस्तों उस तक डेप्थ ऑफ वाटर, ये कितना डेप्थ ऑफ द वाटर रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर होता है, वो डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट टू फील्ड कैपेसिटी। जिस कितना मॉइस्चर कंटेंट का मेरे को रिक्वायरमेंट होता है उस तक पहुंचने के लिए, उसमें डिवाइडेड बाय द कंजम्पटिव यूज से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मिल जाएगा, जिसका यूनिट होता है वो टाइम में निकल के आता है, मिनट, टाइम, हावर, डेज, घंटे में निकल के आता है। तो डेज में जनरली अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरीगेशन वाटर निकल के आता है। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने अपने पहला लेक्चर है उसको कवर किया है। एंड ये दोस्तों आगे अपन कैनाल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस कैनाल वाले चैप्टर से कैनाल का डिजाइन, लेसिरी कैनेडी थोड़ी, एंड टाइप ऑफ कैनाल एंड हेड रेगुलेशन, उनका सिल्ट एक्सक्लूडर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अभी राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो एनवायरनमेंट का वैकेंसी आया है JEE एंड JSO, तो उसमें एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दे तो अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों का साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। तो दोस्तों विदा लेता हूँ आपके लिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। एंड ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।